Good morning, dear students. Yesterday, we have studied about bacterial diseases, and today we are moving towards one more kind of the infectious agents. Those are viruses and some common viral disease we are going to learn today. So first of all, the common cold, which is one of the most common viral disease. क्या होता है common cold में? So it infects nose and respiratory passage, but not lungs. देखिए यहाँ पे डिफरेंस है कॉमन कोल्ड और कोरोना में. ओके, कॉमन कोल्ड जो है इट इज इन्फेक्टिंग नोज एंड रेस्पिरेटरी पसाज, मतलब ट्रैकिया तक का जो पूरा रीजन है वहां तक वो इन्फेक्ट कर सकता है, बट नॉट ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, मीन्स नॉट लंग्स. वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ज्यादातर केसेस में इन्फेक्ट कर सकता है, बट नॉट द लंग्स. ओके, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं तो आप देख सकते हैं. नेजल कैविटी है, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ये जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट्स हैं. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड अल्टीमेटली ये जो एल्वियोली के साथ पूरे जो लंग्स बनते हैं वो भी उसमें कवर होंगे. इट लास्ट फॉर 3 to 7 days. कॉमन कोल्ड का आप सभी को एक्सपीरियंस होगा ही, सभी को लाइफ में कॉमन कोल्ड रिपीटेडली होता है. अभी हम सुन रहे हैं कि कोरोना में वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है बार बार. कॉमन कोल्ड तो उससे भी फास्ट म्यूटेट होता है, इसीलिए एक सीजन में हमें एक से ज्यादा बार भी कॉमन कोल्ड होता है, लेकिन वो सीवियर नहीं है क्योंकि वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इन्फेक्ट करता है, जबकि कोरोना वायरस जो है इट इज इन्फेक्टिंग द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसमें भी लंग्स के एल्वियोलिस को ही वो इन्फेक्ट करता है. दैट्स व्हाई. व्हाट इज द पैथोजन ऑफ दिस कॉमन कोल्ड? सो उसमें जो वायरस है कॉमन कोल्ड का, दैट इज राइनो वायरस. इट इज एक्चुअली इन्फेक्टिंग. मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप देख सकते हैं inhaling droplets resulting from cough and sneezes. रीजन इन्फेक्शन का या मोड ऑफ ट्रांसमिशन का जो रीजन है वो कॉमन कोल्ड में और कोरोना में दोनों में सेम है. आप देख सकते हैं इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजिस. ओके, ऐसा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्नीजिस या कफिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं एयर में, वो अगर हम इनहेल करें तो हमें भी वो इन्फेक्शन हो सकता है. दूसरा मोड क्या है? थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन्स, बुक्स, कप्स, डोर नोब्स, कंप्यूटर, अदर एसेसरीज एंड ऑल. तो ये बाकी चीजें जो पर्सन यूज करता है, इन्फेक्टेड पर्सन, अगर उसको हम भी शेयर करें, यूज करें, तो देयर आर चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड? तो एक तो होगा नेजल कंजेशन. ओके, तो नेजल कंजेशन होगा, डिस्चार्ज, ओके, रनिंग नोज, ओके, फीवर, हेडेक, सॉर थ्रोट, ओके, कफिंग, होर्सनेस एंड टायर्डनेस. ओके, नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है ऐसा हम बोलते हैं. डिस्चार्ज दैट इज रनिंग नोज, फीवर, हेडेक भी होगा, सॉर थ्रोट, हमारे गले में खराश हो जाएगी, आवाज हमारी जो है वो साउंड बॉक्स हमारा ठीक से काम नहीं करेगा, कफिंग भी होगा, हॉर्सनेस, आवाज में भी ये जो खराश वगैरह है दैट इज हॉर्सनेस, टायर्डनेस. ओके, लेथार्जिक आप फील करते हैं जब वायरल इन्फेक्शन होते हैं तब. इट इज वेरी कॉमन सिम्टम. तो ये वायरल डिजीज में आपको एक यहाँ पे एक ही डिजीज कॉमन कोल्ड आपके सिलेबस में है. नाउ प्रोटोजोन डिजीज. सो प्रोटोजोन डिजीज में एक तो है मलेरिया, वेरी कॉमन प्रोटोजोल डिजीज. उसका पैथोजन जो है दैट इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जो है उसका पैथोजन है, प्रोटोजुआ है प्लाज्मोडिया, हमने 11th में पढ़ा हुआ है. और उसके कुछ स्पीसीज जो है प्लाज्मोडिया के वो
इन्फेक्ट करते हैं। उसमें कौन कौन से स्पीसीज हैं विच आर इन्फेक्टिंग द पर्सन एंड कॉजिंग मलेरिया, तो उसमें है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये नाम पूछे जाते हैं 1 मार्क में बोर्ड एग्जाम एज वेल एज आपका जो नीट एग्जाम है उसमें भी ये नाम पूछे जाते हैं। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। उन सभी में अगर कोई डेंजरस है सबसे ज्यादा, इट इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इट कॉजेज मोस्ट सीरियस मलेरिया। ओके, मैलिग्नेंट मलेरिया वो कॉज करता है। ओके, मैलिग्नेंट का मतलब होता है टफ टू क्योर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा इस पैथोजन का, कैसे हमें इन्फेक्ट करता है, तो हमें पता ही है मलेरिया मॉस्किटो काटने से होता है, लेकिन कौन सा मॉस्किटो? सो बाइटिंग द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक नीट क्वेश्चन है। बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड स्मीयर टेस्ट आपको दिखाया गया है। ब्लड के अंदर आप देख सकते हैं ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये प्लाज्मोडियम है। ओके, ये ब्लड सेल्स नहीं है, दीज आर प्लाज्मोडियम्स। और ऐसा ही आप यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग में भी देख सकते हैं गैमेटोसाइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम इन ब्लड के, यहाँ पे भी हमें दिख रहे हैं। राइट, ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है। ये जो है दैट इज female anopheles mosquito which is biting a person. Okay, it is real photograph. ये नीचे जो सरफेस दिख रहा है वो स्किन है। सिम्टम्स, सो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो हीमोजोइन प्रोडक्शन, एक तो हीमोजोइन प्रोड्यूस होता है जो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। और ये हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन इज अ टॉक्सिन। Hemozoin is a toxin which is produced by plasmodium. It causes what? It causes chill and high fever recurring every 3 to 4 days. Okay, प्लाज्मोडियम जो हमारे बॉडी में जाता है वो हीमोजोइन प्रोड्यूस करता है, और ये जो हीमोजोइन है वो जब हमारे बॉडी में ब्लड में मिक्स होगा, इट इज गोइंग टू कॉज चिल्स। ओके, ठंड लगती है हमें, और उसके साथ साथ हाई फीवर, और रिकरिंग भी है ये हाई फीवर, एवरी 3 to 4 days वापस ये होगा। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाए गए हैं। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड क्या सिम्टम होता है, तो हेडेक होता है पर्सन को। सिस्टमिक मतलब पूरे बॉडी में देखने मिलता है, ऐसा क्या सिम्टम है, तो फीवर। मस्कुलर सिम्टम तो फैटिग एंड पेन इन द मसल्स, बैक पेन भी हो सकता है। ओके, स्किन तो चील्स एंड स्वेटिंग। ओके, ठंड भी लगती है और स्वेटिंग भी होता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या हो सकता है, तो ड्राई कफ भी हो सकता है पर्सन को। स्प्लीन जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। ओके, नॉर्मल साइज से स्प्लीन बड़ा हो जाता है। स्टमक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्योंकि आपका जो स्टमक में फूड का जो मिक्सिंग हो रहा है ठीक से नहीं होगा वहां पे, और उसकी वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग सेंसेशंस एंड वॉमिटिंग भी हो सकता है। चर्निंग जो होता है वो ठीक से नहीं होगा स्टमक में। तो ये कुछ इतने सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको मलेरिया का इन्फेक्शन है। मलेरिया जो है आपके सिलेबस में डिटेल में इसको फोकस किया गया है। ओके, और ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन 5 मार्क्स। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ये पूछा जाता है। कभी कभी 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर आपको ठीक से फोकस करना है क्या इसका लाइफ साइकिल है। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इज अ पैरासाइट। ओके, पैरासिटिक डिजीज है ये। उसके 2 होस्ट होते हैं, प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट है। एक होस्ट है मॉस्किटो और दूसरा होस्ट है ह्यूमन। तो ऑब्वियसली ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन कहाँ से होता है? मॉस्किटो में, मॉस्किटो में से। और मॉस्किटो में इसका ट्रांसमिशन कहाँ से होता है? ह्यूमन से। तो हम क्या करेंगे, मॉस्किटो से लेके मॉस्किटो तक पूरा उसका लाइफ साइकिल है, उसको हम देखते हैं क्या होता है। आप देखिए,
सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? फीमेल मॉस्किटो, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो सक्स ब्लड विथ गैमेटोसाइट। अब मॉस्किटो को पता नहीं है कि कौन सा पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ब्लड। तो वो न्यूट्रिएंट्स के लिए ब्लड सक करने आते हैं। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो है, अगर बाय चांस उसने ऐसे पर्सन को सिलेक्ट किया फॉर सकिंग द ब्लड कि जो ऑलरेडी मलेरिया से इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा? उस ब्लड के अंदर मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसके गैमेटोसाइट्स होते हैं। उसके गैमेटोसाइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ब्लड के साथ साथ वो गैमेटोसाइट भी सक कर लेता है। फिर क्या होता है? ऑब्वियसली इसके गट में जाने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये गैमेटोसाइट्स। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनवायरमेंट है वो इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के लिए फेवरेबल है। और उसकी वजह से क्या होगा? मॉस्किटो का जो गट है, एनोफिलिस फीमेल का जो गट है, उसमें इस गैमेटोसाइट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन की इवेंट होगी। गैमेटोसाइट्स मतलब गैमेट्स हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन की इवेंट होगी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि उसका डेवलपमेंट होगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मॉस्किटो का जो गट है वो इनको ये सब करने देता है, क्योंकि ये फेवरेबल एनवायरमेंट प्रोड्यूस करता है, वहां पे प्रोवाइड करता है। अब क्या होगा? डेवलपमेंट होगा तो जो प्लाज्मोडियम है वो मैच्योर होने वाला है और इन्फेक्टिव स्टेज में आएंगे। गैमेटोसाइट फॉर्म में फीमेल एनोफिलिस में एंटर हुए थे। फीमेल एनोफिलिस के गट में उन लोगों ने फर्टिलाइजेशन किया और डेवलपमेंट हुआ नए ऑर्गेनिज्म का। और जो नया ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुआ वो मैच्योर हो रहा है, और मैच्योर होने के बाद ये इन्फेक्टिव स्टेज में जा रहा है। और जब ये इन्फेक्टिव स्टेज में जा रहा है, उस स्टेज का नाम है स्पोरोजोइट्स। Infective stage of the plasmodium is known as sporozoites, which escape from intestine and migrate to the mosquito salivary glands। अब ये आप देखिए पूरा रिवर्स प्रोसेस, गट में से होते हुए ये इंटेस्टाइन तक पहुंच गए थे। कौन? स्पोरोजोइट्स, विच इज इन्फेक्टिव स्टेज। ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइन से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से, और कहाँ पे रिटर्न आते हैं? दे आर कमिंग टू द माउथ, जहां से सक हुए थे, कमिंग टू द माउथ। और माउथ की जो सलाइवरी ग्लैंड है, मॉस्किटो के माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है, वहां पे पहुंचते हैं। ओके, ये यहां तक जो है दैट इज मॉस्किटो स्टेज। मॉस्किटो होस्ट में जो होता है इतना होता है। ओके, एक तो गैमेटोसाइट्स एंटर होते हैं अलोंग विद ब्लड, और उसके बाद गट में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, बहुत सिंपल है ये। और बाद में डेवलपमेंट के बाद मैच्योर बनते हैं, और मैच्योर होने के बाद स्पोरोजोइट फॉर्म में आते हैं। और ये स्पोरोजोइट्स जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम का। ये एस्केप करते हैं इंटेस्टाइन से और वापस आते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। अब क्या होता है? यही मॉस्किटो अब किसी और पर्सन को अब बाइट करने जाएगा। मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन। और जब ये बाइट करने जाता है तब क्या होता है? हमें पता है कि मॉस्किटो निडल के जैसे बाइट करता है। तो मॉस्किटो जब बाइट करने जाएगा तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में जो भी स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है, उस स्पोरोजोइट को ये रिलीज करेगा। स्पोरोजोइट को ये रिलीज करेगा इनटू द पर्सन, इंजेक्ट करेगा। सो स्पोरोजोइट्स व्हिच आर पैरासाइट्स आर इंजेक्टेड इन द पर्सन। ब्लड सक करने के टाइम पे ये अपना सलाइवा रिलीज करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? ये स्पोरोजोइट्स हैं, और ये स्पोरोजोइट्स जाके पहुंचते हैं पर्सन में जिसको इसने बाइट किया है। अब क्या होगा? दिस पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड। अब ये ब्लड के थ्रू ये पैरासाइट्स जो हैं, हमें पता है कि ये एक तरह का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। ओके, मतलब जब मॉस्किटो बाइट करता है, जैसे हम स्किन के ऊपर जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लेते हैं, मतलब स्किन के लोअर सरफेस तक, वैसा ही एक इंजेक्शन के जैसे ही काम करता है। तो पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड। ओके, और लीवर में जाके क्या होगा? आप देखिए, लीवर का जो एनवायरमेंट है वो भी इनको रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। लेकिन कैसा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देखो मॉस्किटो में उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था। ओके, गेमेटोसाइट्स जो है उनके बीच में फर्टिलाइजेशन की इवेंट हुई,
और डेवलपमेंट हुए और नया स्पोरोसाइट बना। ह्यूमन का जो ह्यूमन होस्ट जो है वो जो स्पोरोजोइट्स है उसके लिए सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको फेवर करता है इन द लीवर सेल्स। अब लीवर सेल जो है उसके अंदर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो नंबर बढ़ेंगे और बिकॉज ऑफ दैट सेल्स आर गोइंग टू बर्स्ट। सेल्स जो है लीवर के ये बर्स्ट होंगे और उसकी वजह से ये सारे स्पोरोजोइट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके प्रोड्यूस हुए हैं वो ब्लड के साथ वापस मिक्स हो जाएंगे, ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। और जब ये ब्लड में मिक्स होते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, तब वो टारगेट करते हैं आरबीसी को। अब देखिए कितने तरह के सेल को ये टारगेट कर रहे हैं। आरबीसी में एंटर होंगे और आरबीसी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ओके देखिए वापस में ह्यूमन होस्ट में एंट्री कहाँ से हुई, तो सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट थे मॉस्किटो के। जब मॉस्किटो बाइट करने आया तब उसने सलाइवा जो रिलीज किया ह्यूमन होस्ट में, उस टाइम पे ये स्पोरोजोइट्स जो है वो इंजेक्ट हो गए पर्सन में जिसको मॉस्किटो ने बाइट किया था। और अब ये स्पोरोजोइट्स जो हैं वो पहुंचते हैं लीवर तक थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। लीवर में जाके ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लीवर सेल्स में और लीवर सेल को बर्स्ट आउट करके ये बाहर निकलते हैं और वापस आते हैं ब्लड में। अब क्या होगा, ब्लड में जब आते हैं तब ये टारगेट करते हैं आरबीसी को एंड दे आर एंटरिंग इन आरबीसी एंड देन दे आर परफॉर्मिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे भी उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो आरबीसी भी जैसे लीवर के सेल बर्स्ट हुए थे वैसे आरबीसी के सेल भी बर्स्ट होंगे। एंड आरबीसी के सेल जब बर्स्ट होंगे तो क्या होता है, इट इज रिलीजिंग हीमोजोइन, इट इज रिलीजिंग हीमोजोइन। अब जाके वो हीमोजोइन रिलीज होगा विच इज टॉक्सिन। अब उस पर्सन को मलेरिया की इफेक्ट्स सिम्टम्स देखने मिलेंगे। देन इट विल स्टार्ट साइकिल्स ऑफ द फीवर्स, चील्स एंड अदर सिम्टम्स। ओके साइक्लिक है ना, 3-4 दिन पे रिकरिंग होता है ये सब कुछ। तो आरबीसी जब बस्ट होंगे तब हीमोजोइन रिलीज होता है और ये हीमोजोइन ही फिर रिस्पॉन्सिबल है फॉर फीवर, चील्स एंड बाकी अदर जो भी सिम्टम्स यहाँ पे होते हैं मलेरिया में, उन सब के लिए यही रिस्पॉन्सिबल रहता है। एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, लास्ट चैप्टर में चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करता है। सिर्फ एक एमिनो एसिड चेंज होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है उस पर्सन को मलेरिया नहीं हो सकता है। जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है उसको मलेरिया नहीं हो सकता है। अब इसका रीजन क्या है, तो आप देखिए आरबीसी को टारगेट कर रहे हो, आरबीसी में हीमोजोइन प्रोड्यूस हो रहा है। अल्टीमेटली हीमोजोइन बना कैसे, तो हीमोजोइन इज नथिंग एल्स, इट इज कन्वर्जन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो जब ये मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है वो आरबीसी में जाता है तब हीमोग्लोबिन को टारगेट करता है, हीमोजोइन बनाता है और फिर उस हीमोजोइन को रिलीज करके ये फीवर, चील्स और बाकी सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या है प्रॉब्लम, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो नहीं है, पोलीमराइजेशन हो गया है, चेन बन गया, हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर शेप का नहीं रहा है और उसी वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है हीमोग्लोबिन को, एंटर ही नहीं होता है पर्टिकुलरली आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी का शेप भी चेंज हो चुका है, वो सिकल शेप बन चुके हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन हीमोग्लोबिन। तो इसी वजह से वो आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके एंड दैट्स व्हाई सिकल सेल पर्सन जो है उनको मलेरिया नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी में हीमोजोइन रिलीज हो गया, फीवर और ये सब एक पर्सन को तो हो गया है, लेकिन अब इसी इन्फेक्टेड पर्सन में फिर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद तो गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे, दैट इज सेक्सुअल स्टेज इन आरबीसी। आरबीसी में ही गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ उसमें से बाद में जो बनने वाला है दोज आर गैमेटोसाइट्स एंड दीज आर सेक्सुअल स्टेज इन आरबीसी।
अब यहीं से वापस कोई फीमेल एनोफिलिस इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने आएगा, तब ये इसके साथ साथ ब्लड के साथ साथ गैमेटोसाइट्स भी लेके जाएगा और फिर वापस एक नया साइकिल इन्फेक्शन का शुरू हो सकता है। तो ये मलेरिया जो है इट इज वेक्टर बोर्न डिजीज, एक तरह का ये वेक्टर बोर्न डिजीज है। प्लाज्मोडियम डिजीज कॉजेटिव एजेंट है, प्लाज्मोडियम जो है इट इज कॉजेटिव एजेंट, लेकिन उनको कैरी कौन कर रहा है, व्हीकल कौन है उसका, तो फीमेल एनोफिलिस। तो ऐसे डिजीज का एक कैटेगरी होता है दैट इज नोन एज वेक्टर बोर्न डिजीज। ओके, वेक्टर जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स कौन है, फीमेल एनोफिलिस, वो लेके आते हैं लेके जाते हैं, दैट्स व्हाई। सो दिस इज अबाउट मलेरिया। आपके सिलेबस में ये है, प्रैक्टिकल में भी है मलेरियल लाइफ साइकिल स्टडी करना। वन मोर प्रोटोजोल डिजीज दैट इज एमीबायोसिस, दैट इज एमेबिक डायसेंटरी। ओके, पैथोजन कौन है एमीबायोसिस का, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज द पैथोजन। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का कॉमन नेम हमें पता है दैट इज एमीबा। सभी एमीबा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका नहीं है, लेकिन जो उसकी एक स्पीसीज है उसका नाम यहाँ पे आपको दिया गया दैट इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ओके, इट इज द पैथोजन कॉजेटिव एजेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हाउस फ्लाइज विच आर मैकेनिकल कैरियर। यहाँ तो आप इसको वेक्टर भी बोल सकते हैं, जैसे वहां पे प्लाज्मोडियम का वेक्टर था फीमेल एनोफिलिस, ऐसे यहाँ पे हाउस फ्लाइज जो है they are the vehicles or carriers, or you can say vectors, which transmit the parasite from feces to food and water. तो अमीबा आपको वैसे कहाँ पे देखने मिलता है, सो फीकल मटेरियल जो है, ओके, दैट इज डाइजेस्टिव वेस्ट, ओके, फीकस। अगर ओपन डेफिकेशन हुआ तो वहां से ये कंटामिनेटेड, सॉरी, ये जो फिकल मटेरियल है वो क्या करता है, सॉइल को कंटामिनेट करता है, सॉइल के थ्रू वाटर को कंटामिनेट करता है। अल्टीमेटली ये अमेबा जो है, जो फिकस में थे किसी पर्सन के, वहां से पहुंचता है हमारे फूड और वाटर में। ओके, तो ये एक फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज भी है और वेक्टर बॉर्न डिजीज भी है। अब क्या होता है, एक तो फूड एंड वाटर बॉर्न भी हो सकता है। अब मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इसका है हाउस फ्लाई, हमें पता है हाउस फ्लाइज जो है वो कहीं पे भी ये जाके बैठते हैं और अल्टीमेटली they are visiting the fecal as well as they are visiting the food stuff and all this, okay, which is open to all, right? ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो हमें पता नहीं है कि ये जो कॉमन हाउस फ्लाई है उसने पहले फिकस को विजिट किया है कि नहीं किया है। ओके, चांसेस आर वेरी हाई। और ऐसा अगर होगा तो वो जो फिकल मटेरियल है जिसमें एमेबा प्रेजेंट है, दैट इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका पर्टिकुलरली, वो प्रेजेंट है, वो अब हमारे फूड के सरफेस पे भी है। सिम्टम्स क्या है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के, फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीज होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ही सिम्टम्स आपको ज्यादातर देखने मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, stools with excess mucus and blood clots. Okay, stool जो है that is waste material, okay, of the digestive system, उसमें excess amount में mucus भी रिलीज हो सकता है और blood clots भी रिलीज हो सकते हैं। So particularly अगर ऐसे डिजीज से बचना है which are vector borne as well as related to food and water, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर का इंजेक्शन बंद करना चाहिए। ओके, ये कॉमन एक परसेप्शन है। ओके, और उसी के थ्रू ही आप ऐसे एमेबायोसिस जैसे जो डिजीज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लगता ये है कि बहुत कॉमन सिम्टम्स है, ओके, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स एंड ऑल दिस, ओके, लेकिन एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के इन्फेक्शन की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। कि अगर एक्सेसिव
इन्फेक्शन हुआ तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे कुछ और डिजीज के बारे में। हेलमिन डिजीज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फंगल डिजीज है उसके बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो प्रिवेंशन है इन सभी डिजीज का उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सारी चीजें हमें कॉमनली पता भी है, उसका साइंटिफिक रिलेवेंस जो है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, सो फॉर टुडे अप टू दिस, हैव अ नाइस डे। आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक कवर आपको ठीक से समझ में नहीं आया, तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज टू मी। ओके, फाइन, हैव अ नाइस डे अगेन।